हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कर्नल रॉय डिफेंस एकेडमी में। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे। इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उस टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जितनी भी हमारी वीडियोस हैं इंडियन पॉलिटी के लिए, उसमें हम एम लक्ष्मीकांत को प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज एम लक्ष्मीकांत इज कंसिडर वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी और एनी एग्जाम इन विच पॉलिटी इज देयर। सो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो कि जो ब्रिटिश थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो 1600 में भारत में आई थी। एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह, एक ट्रेडर्स की तरह, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स थे ट्रेड करने के इंडिया में। और उनके पास ट्रेड करने के जो राइट्स थे, उनको चार्टर ग्रांट किया था क्वीन एलिजाबेथ ने। उसके थ्रू उनको ट्रेड करने के राइट्स मिले हुए थे। और 1765 में दोस्तों क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 तक, इससे पहले प्योरली ट्रेडिंग कंपनी थी, बट 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए थे। दीवानी क्या होता है? मतलब एक तरीके का राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। कहाँ कहाँ मिला था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, ठीक है दोस्तों। इससे पहले सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी थी, बट अब ये इसको दीवानी भी मिल गई थी, जिसकी वजह से इनका जो एक करियर था टेरिटोरियल पावर की तरह, वो शुरू हो गया था। फिर 1857 में सिपॉय म्यूटनी होती है, जिसके बाद 1858 में जो ब्रिटिश क्राउन है, उसने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर ली थी इंडिया को गवर्न करने के लिए। उसके बीच कुछ एक्ट्स आए थे जब 1765 के बाद, जब उन्हें दीवानी राइट्स मिले थे, और 1857 के बीच, और उसके बाद भी काफ़ी ढेर सारे एक्ट आए गए थे, जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। दोस्तों, ये जो एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस है। ये पहला कदम लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके। और पहली बार दोस्तों, इसी एक्ट के थ्रू पहली बार पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन थे कंपनी के, उसको रिकॉग्नाइज किया गया था। और इसी एक्ट के तहत जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया में, उसका फाउंडेशन, उसकी नींव रखी गई थी इसी एक्ट के थ्रू। और इस एक्ट के कुछ फीचर्स थे, जैसे कि डिजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 members टू असिस्ट हिम। फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वॉज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। फ्रेंड्स, इससे पहले क्या था कि सिर्फ गवर्नर होता था बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। बट इस एक्ट के बाद जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनको जो गवर्नर थे बंगाल के, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि दे दी गई थी। और उसी के साथ साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, जिसमें 4 members थे जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनको असिस्ट करने के लिए। और जो पहले गवर्नर जनरल थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पहले ऐसे कौन से गवर्नर जनरल थे, तो उनका नाम पूछ लिया जाता है। और जितनी भी बाकी दो प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे और मद्रास, वो सबॉर्डिनेट हो चुकी थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इससे पहले क्या थी? इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंसीज थी, बट इस एक्ट के बाद वो सबॉर्डिनेट हो चुकी थी। और इसी एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिशमेंट के लिए बोला गया था, के लिए आया था कि सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट होगा कैलकाटा में 1774, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस होंगे। इसमें आपको ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि किस ईयर में सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था कोलकाता में, कितने चीफ जस्टिस और कितने अदर जजेस थे। और फ्रेंड्स, इसी एक्ट के थ्रू जितने भी सर्वेंट्स थे कंपनी के, उनको प्रोहिबिट कर दिया गया था, उन्हें बैन कर दिया गया था कि वो किसी भी तरीके की प्राइवेट ट्रेड में एंगेज नहीं होंगे, ना ही किसी भी तरीके का ब्राइब या फिर घूस वहाँ के जो नेटिव्स, वहाँ के जो लोगों से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, जो सर्वेंट्स हैं कंपनी के, उन्हें। और इस एक्ट के थ्रू जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था, वो और भी स्ट्रेंथन हो गया था, वो और भी मजबूत हो गया था कंपनी के ऊपर। जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिक्वायर किया गया ऐसा स्टैब्लिश करने के लिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या थे? एक तरीके की एक गवर्निंग बॉडी थी कंपनी के लिए, जो कंपनी की रिपोर्ट रेवेन्यू के ऊपर, सिविल या फिर मिलिट्री अफेयर्स जो भी है इंडिया में, उसकी एक रिपोर्ट सबमिट करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ये कुछ फीचर्स थे दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। पहला इंपॉर्टेंस ये है कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसमें 4 members थे,
जो असिस्ट करेंगे। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और इसी एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कैलकाटा में, कौन से साल में? 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस एक्ट के। मूव करते हैं नेक्स्ट, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। सो फ्रेंड्स, जितनी भी डिफेक्ट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको और भी इम्प्रूव करने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लेके आया गया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है दोस्तों। सो अगर पूछा जाए तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों सेम ही हैं। इसके कुछ फीचर्स भी हैं। क्या फीचर्स हैं इसके? कि इसने एग्जाम कर दिया था गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को जो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से, कि जो भी उन्होंने काम किए हैं अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में, उससे उन्हें एग्जाम कर दिया गया था। और सिमिलरली जितने भी सर्वेंट्स थे कंपनी के, उन्हें भी इसके ज्यूरिसडिक्शन से एग्जाम कर दिया था ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर ऑफिशियल एक्शंस। ये कुछ फीचर्स हैं और भी हैं। इसने एक्सक्लूड कर दिया था रेवेन्यू मैटर्स और मैटर्स जो अराइज हो रहे थे रेवेन्यू के कलेक्शन में, सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से इसको एक्सक्लूड कर दिया था। और इसका नेक्स्ट फीचर ये दोस्तों कि इसने सुप्रीम कोर्ट को ये प्रोवाइड किया था कि उसके पास ज्यूरिसडिक्शन है, पूरे इनहैबिटेंट जितने भी हैं कैलकाटा के, उसके पास ज्यूरिसडिक्शन है। एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट्स। मतलब जो हिंदूज हैं उनको हिंदू लॉ के तहत एडमिनिस्टर किया जाएगा, और जो मुस्लिम्स हैं उनको मोमडन लॉ के अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर किया जाएगा। और दोस्तों इसमें ये भी बताया गया था कि जितनी भी अपील हैं प्रोविंशियल कोर्ट से, वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास लेके जाया जा सकता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। और नेक्स्ट इसका ये फीचर था कि इसने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को एम्पावर किया था कि वो रेगुलेशंस को फ्रेम कर सके प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए और काउंसिल्स के लिए। ठीक है दोस्तों, आपको ये फीचर्स समझ में आए कि पहला तो इसने गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को कुछ जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन से एग्जेम्प्ट कर दिया था, रेवेन्यू मैटर्स को एक्सक्लूड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन से। एंड इसमें यह भी मेंशन किया गया था कि जो हिंदूज हैं उनको हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर किया जाएगा, मुस्लिम्स को मोमडन लॉ के अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर किया जाएगा। नेक्स्ट इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। सो जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट एक्ट है दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ऑब्वियसली इस एक्ट के भी कुछ फीचर्स होंगे। पहला फीचर ये है कि इसने कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन है कंपनी का, उसमें डिफ्रेंशिएट किया था, डिस्टिंग्विश किया था कि क्या क्या डिफरेंस है कमर्शियल फंक्शंस में और पॉलिटिकल फंक्शंस में कंपनी के। और बाकी इसने जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उनको अलाउ किया था कि वो कमर्शियल अफेयर्स हैं जो कंपनी को, उसको मैनेज करने के लिए। बट साथ ही साथ में इसने एक नई बॉडी क्रिएट की जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया, जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेगी, लुक आफ्टर करेगी। एंड इसी एक्ट के थ्रू डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो एस्टैब्लिश्ड हुआ था। इसने जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उनको एम्पावर किया था कि वो सुपरवाइज कर सके, डायरेक्ट कर सके जितने भी ऑपरेशंस हैं सिविल या फिर मिलिट्री गवर्नमेंट का या फिर रेवेन्यू का, जो भी ब्रिटिश पोजेशन है इंडिया में, उसको सुपरवाइज कर सकता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल या फिर रेगुलेट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो एक्ट है ये 2 रीजंस की वजह से बहुत ही सिग्निफिकेंट है। पहला कि जो कंपनी की टेरिटरी थी इंडिया में, पहली बार उन्हें ब्रिटिश पोजेशन कहा गया इंडिया में। और दूसरा ये कि जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्हें सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया था कंपनी के अफेयर्स के, और उनका कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया में उसके ऊपर सुप्रीम कंट्रोल किसके पास था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ अगला एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो दोस्तों चार्टर एक्ट, जो जितने भी चार्टर्स हैं वो हर 20 साल बाद चार्टर इशू किया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने के लिए, हर 20 साल बाद। सो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के कुछ फीचर्स ये थे कि इसने जो ओवर राइडिंग पावर है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी उसको एक्सटेंड कर दिया था। उसके काउंसिल या फिर जितने भी फ्यूचर गवर्नर जनरल्स थे या फिर गवर्नर्स से प्रेसिडेंसीज को, उनके लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। और इसने गवर्नर जनरल को और भी ज़्यादा पावर दे दी थी कि वो गवर्नमेंट
कि जो गवर्नमेंट और सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज हैं बॉम्बे और मद्रास के ऊपर, उसके ऊपर और अच्छा कंट्रोल कर सके, उसके ऊपर और अच्छी पकड़ हो सके। और इसने ट्रेड मोनोपोली है जो कंपनी की इंडिया में, उसको और भी अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया था इस एक्ट ने। एंड इस एक्ट में ये भी प्रोवाइड किया गया था, ये भी बताया गया था कि जो कमांडर इन चीफ है वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के मेंबर नहीं होंगे अनटिल अनलेस उन्हें उसमें से कोई किसी को अपॉइंट नहीं किया जाता, तब तक कोई भी ऐसा कुछ नहीं होगा। जो नेक्स्ट फीचर ये है दोस्तों कि इस एक्ट के थ्रू ये ले डाउन किया गया था, ये बताया गया था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स या फिर स्टाफ हैं उन्हें इंडियन रेवेन्यू के अकॉर्डिंगली पेड आउट किया जाएगा। नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। सो जो पिछला चार्टर एक्ट था वो था 1793 एंड जो नेक्स्ट आया वो 1813। सो आप देख सकते हो कि दोनों के बीच में 20 ईयर्स का गैप था, क्योंकि 1793 में 20 ईयर्स का जो ट्रेड है ईस्ट इंडिया कंपनी का उसे एक्सटेंड कर दिया गया था। सो जो नेक्स्ट चार्टर एक्ट आया था वो आया था 1813 में। इस चार्टर एक्ट में क्या हुआ था दोस्तों कि इससे जो ट्रेड मोनोपोली है कंपनी की उसे ख़त्म कर दिया था। जो इंडियन ट्रेड था उसे ख़त्म कर दिया गया था, बट इसे ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए फिर भी ओपन रखा था। और जो मोनोपोली है कंपनी की ट्रेड का, आप बोल सकते हैं टी या फिर चाइना के साथ में टी एंड ट्रेड विद चाइना, ये अभी भी जारी था। मतलब पूरी तरीके से मोनोपोली ख़त्म हो तो चुकी थी, पर अभी भी चीनी और चाय के साथ चाय और चीनी का व्यापार शुरू था। मतलब चाइना के साथ में चीनी और इन सब का व्यापार चालू था, फिर भी चल रहा था। और इसी एक्ट के थ्रू एजर्ट किया था जो सोवर्निटी है ब्रिटिश क्राउन की, कंपनी की टेरिटरी जो है इंडिया में, उसको एजर्ट किया गया था। और इसने क्रिश्चियन मिशनरीज, इसी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के थ्रू दोस्तों क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया था कि वो आराम से इंडिया में आए, आके यहाँ के लोगों को एनलाइटन कर सके, यहाँ के लोगों का बीच में क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करें, ताकि क्रिश्चियनिटी को और भी यहाँ पे स्प्रेड किया जा सके, लोगों को बताया जा सके। और इसने प्रोवाइड किया कि एक वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ के जो इनहैबिटेंट्स हैं, जो ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर लोग रहते हैं, उनको बताया जा सके, उसको फैलाया जा सके, वेस्टर्न जो एजुकेशन है उसको। और इसने ऑथराइज्ड किया जो लोकल गवर्नमेंट है इंडिया में कि वो लोगों के ऊपर टैक्स इम्पोज कर सकते हैं एंड लोगों को पनिश भी कर सकते हैं अगर कोई टैक्सेस पे नहीं करता है तो ये कुछ फीचर्स थे कि पहला इसने ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दिया था, बट स्टिल टी एंड चाइना इन सब के साथ जो ट्रेड था वो कंटिन्यूड था। तो और जो सवर्निटी थी ब्रिटिश क्राउन का कंपनी के टेरिटरीज के ऊपर, वो अजर्ट किया। और क्रिश्चियन मिशनरीज को इसी एक्ट के थ्रू इंडिया में अलाउ किया गया कि वो आके अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इसी एक्ट में मेंशन किया गया था कि वो वेस्टर्न एजुकेशन को और भी बढ़ाया जा सके। ठीक है दोस्तों। और लोकल गवर्नमेंट को ये पावर दे दी गई कि वो किसी भी इंसान के ऊपर टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, और जो टैक्स नहीं पे करेगा दैट पर्सन विल बी पनिशेबल इसी एक्ट के थ्रू। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सो दोस्तों ये फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन के तरफ ब्रिटिश इंडिया में, ये फाइनल स्टेप था। ऑब्वियसली ये चार्ट अगर एक्ट है तो इसके भी कुछ फीचर्स होंगे, तभी तो इतना इसका मेंशन है हमारी हिस्ट्री की बुक्स में, हमारी इंडियन पॉलिटी में इसका कुछ कहीं ना कहीं मेंशन ज़रूर रहता है। दोस्तों इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत ही जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था, जो एक उपाधि हुआ करती थी, उसे चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। और जितनी भी सिविल और मिलिट्री पावर्स थी वो इसी डेजिग्नेशन, वो इसी उपाधि में निहित थी। और इसी एक्ट के थ्रू पहली बार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसको अथॉरिटी दे दी गई थी पूरे इंटायर टेरिटरी जो पोजेस करती थी ब्रिटिश पोजेस करते थे इंडिया में, उन्हें दे दिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। सो आपको याद रखना है, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है दोस्तों। सो जो नेक्स्ट है, इससे जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास हैं उनको लेजिस्लेटिव पावर से डिप्राइव कर दिया, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उन्हें एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई थी पूरे ब्रिटिश इंडिया में। और कुछ जो भी लॉज बनाए गए थे इससे पहले वाले एक्ट्स में उन्हें रेगुलेशंस कहा गया, और इसके बाद जितने भी बनाए गए लॉज उन्हें एक्ट्स कहा गया था। ठीक है दोस्तों।
और इसने जो एक्टिविटीज़ थी ईस्ट इंडिया कंपनी को की एज अ कमर्शियल बॉडी, उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। जो इससे पहले टी और चाइना के साथ जो ट्रेड था उसे भी पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता, अभी CDS 1 2021 में ये क्वेश्चन आया था, ये चार्टर एक्ट ऑफ 1831 से भी और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से भी। सो ये आपके लिए थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये जानना इसके बारे में बहुत ज़्यादा। जितनी देर इस एक्ट के बाद ही जो कंपनी की जो पूरी तरीके से कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी वो ख़त्म कर दी थी। अब जो कंपनी थी वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी इंडिया में। और इसने कंपनी की जो टेरिटरीज थी इंडिया में उन्हें इन ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी हिज एयर्स एंड सक्सेसर्स के उसे बुलाया जाने लग गया था। जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है उसने अटेम्प्ट किया इंट्रोड्यूस करने का एक ओपन सिस्टम सिलेक्शन का सिविल सर्वेंट्स के लिए। और ये भी स्टेट किया गया था कि इंडियंस को ना रोका जाए कोई भी प्लेस ऑफिस या फिर एम्प्लॉयमेंट कंपनी के अंडर में होल्ड करने से। ऑल दो इसको नेगेट कर दिया गया बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन होने के बाद में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बाद इसे नेगेट किया, इसे हटा दिया गया था। नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853। दोस्तों ये लास्ट सीरीज है चार्टर एक्ट का जो पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट से 1793 और 1853 के बीच में। और इस बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क है एक तरीके से कह सकते हैं। इसके फीचर्स ये थे दोस्तों कि इसने पहली बार सेपरेट किए लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं गवर्नर जनरल की काउंसिल का, उनको सेपरेट किया। और इसने ये भी प्रोवाइड किया कि 6 नए मेंबर्स को ऐड किया जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू द काउंसिल में। एंड अगर हम दूसरे शब्दों में बात किया जाए तो इसने एक सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई, जिसे बाद में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा गया। जो ये लेजिस्लेटिव विंग थी ऑफ द काउंसिल फंक्शन एज अ मिनी पार्लियामेंट की तरह ये काम करती थी और सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करती थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में अडॉप्ट हुआ करता था। जो लेजिस्लेशन था पहली बार में वो एक तरीके का एक स्पेशल फंक्शन की तरह ट्रीट किया गया गवर्नमेंट का, जिसमें स्पेशल मशीनरी स्पेशल प्रोसेस यूज़ किया जाता था। और इसने ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम है सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट का सिविल सर्वेंट्स का, उसको इसी एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए कि कौन से एक्ट के थ्रू पहली बार सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सिविल सर्वेंट्स का इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसका आंसर होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है दोस्तों, इसे मतलब सिविल सर्विसेज उसको इंडियंस के लिए भी ओपन कर दिया गया था। मिकॉले कमेटी, जो कमेटी इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए अपॉइंट की गई थी जो 1854 में। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है कि मिकॉले कमेटी कब अपॉइंट हुई थी और किस लिए हुई थी। तो जो मिकॉले कमेटी है वो 1854 में अपॉइंट हुई थी। ये जो कमेटी थी वो इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए अपॉइंट हुई थी। कंपनी का जो रूल है उसको एक्सटेंड कर दिया और अलाउ किया कि वो जो पोजेशन है ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडियन टेरिटरी जो है वो ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्ट या फिर उनके लिए ही रहेगी। बट इसने कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि कितने पीरियड के लिए, कितने टाइम के लिए, जैसा कि प्रीवियस चार्टर्स में स्पेसिफाई किया जाता था फॉर 20 ईयर्स। बस इस चार्टर एक्ट में ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया। एक तरीके का इसमें एक क्लियर इंडिकेशन था कि जो कंपनी का रूल है वो किसी भी टाइम टर्मिनेट हो सकता है जब भी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो चाहे तो। और इसने पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको कहा गया था। 6 नए मेंबर्स लेजिस्लेटिव मेंबर्स में 6 मेंबर्स को ऐड किया गया था गवर्नर जनरल काउंसिल में। 4 मेंबर्स जो थे वो अपॉइंट किए गए थे लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से। ये कुछ फीचर्स थे दोस्तों इस एक्ट के। इसके बाद आप सभी जानते हो कि 1857 में सिपाही म्यूटनी होती है, जिसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन वो ओवरऑल कंट्रोल ले लेता है इंडिया के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी को टर्मिनेट कर दिया जाता है। और इसके बाद में काफ़ी ढेर सारे एक्ट्स आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडिया काउंसिल एक्ट आते हैं। इसके बाद जो सीरीज़ आती है 1861, 1892, ये सारी जितने भी हैं 1947 तक जितने भी एक्ट्स हैं 1857 से 1947 के बीच में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आप
सभी चीज़ों से अवेयर रह सके। आपको जितने भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, सो दैट वी कैन क्लियर योर डाउट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।